प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने की 22 तारीख को अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। वहां पर उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन संग द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। वे 23 सितंबर को कई बड़े मुद्दों पर बाइडेन से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा 25 सितंबर को मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा काफी मायने रखता है, क्योंकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों बड़े नेताओं की पहली आमने सामने मुलाकात होने जा रही है। ऐसे में कई मुद्दों पर चर्चा भी संभव है और कई बड़े समझौते भी हो सकते हैं। 24 सितंबर को क्वाड देशों का महत्वपूर्ण सम्मेलन हो सकता है, जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी भी बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी और बाइडेन के अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम योशिहिदे सुगा भी इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान आतंकवाद के मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी देशों के बीच काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान पर भी सहमति बनी। पीएम मोदी ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार पर एक साझा पोजीशन ली। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी अडॉप्ट किया है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया और कहा कि अमेरिका और इसके सहयोगियों के अफगानिस्तान से जाने से एक नया संकट पैदा हो गया है। यह अभी तक साफ नहीं है कि इससे वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा पर कैसा असर होगा। अफगानिस्तान की सत्ता में आते ही तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। देश भर में जारी महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं। टीवी इंटरव्यू में तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि एक महिला मंत्री नहीं हो सकती। ये कुछ ऐसा है जैसे आप उसके गले में कुछ डालते हैं जिसे वो संभाल नहीं सकती। एक महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए। अफगानिस्तान में हो रहे महिलाओं के प्रदर्शन पर भी तालिबान ने अपना बचाव किया है। तालिबान का कहना है कि ये महिलाएं पूरे अफगानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करती हैं। तालिबान के खिलाफ महिलाओं के विद्रोह को देखते हुए तालिबान ने नया फरमान भी जारी किया है। इसमें तालिबान ने कहा है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन से पहले तालिबानी सरकार से परमिशन लेनी होगी। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की महिलाओं के क्रिकेट खेलने पर रोक लगाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया है कि अगर तालिबान महिला क्रिकेट टीम को खेलने की इजाजत नहीं देता तो पुरुष क्रिकेट टीम के साथ भी होने वाले टेस्ट मैच भी रद्द किए जा सकते हैं। सरकार के गठन के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं के सभी स्पोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और अब अंतरिम सरकार बनाए जाने के बाद विरोधियों और विपक्षियों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। तालिबान की नवगठित सरकार ने अफगानिस्तान में अशरफ गनी शासनकाल के मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ट्वीट कर सफाई दी कि देश से लाखों डॉलर लेकर फरार होने का आरोप बिल्कुल गलत है और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। गनी ने यह भी कहा कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गुप्त तौर पर देश छोड़ने और खून खराबे से देश को बचाने के लिए ऐसा करने की सलाह दी थी। तालिबानी सरकार में शामिल हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को ब्लैक लिस्ट करने पर तालिबान ने अमेरिका को धमकाया है। तालिबान ने कहा है कि हक्कानी के कुछ सदस्य जो कि हमारी सरकार में शामिल हैं, उन्हें अमेरिका के अधिकारी टारगेट पर होने की बात कह रहे हैं। ऐसे बयान देकर वो दोहा समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। ये किसी के हित में नहीं है। तालिबान ने कहा कि हक्कानी परिवार के लोग इस्लामिक अमीरात की सरकार में शामिल हैं। ये कोई अलग नाम या संगठन नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कुवैत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद अलकायदा वहां फिर से वापसी कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। ऑस्टिन ने तालिबान से अलकायदा को रोकने के लिए तैयार रहने को भी कहा है। कतर के विदेश मंत्री ईरान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अपने समकक्ष हुसैन अमीर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और भविष्य पर चर्चा की। इस दौरान ईरान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी का स्वागत किया और इसे अमेरिका की विफलता बताया। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोहा में अफगानिस्तान मुद्दे पर वार्ता की थी। महाराष्ट्र के मुंबई में गणेश महोत्सव को लेकर 10 से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा श्रद्धालु गणपति के पंडालों में नहीं जा सकेंगे। किसी भी प्रकार के जुलूस पर भी पाबंदी लगाई गई है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की शुरुआत से पहले कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने
लोगों से घर पर ही गणेश चतुर्थी मनाने की अपील की। इससे पहले अगस्त के आखिरी हफ्ते में केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को त्योहारों के मद्देनजर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी थी। मनसुख हिरेन हत्याकांड और एंटीलिया केस में आरोपी सचिन वाजे को लेकर एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एनआईए की चार्जशीट में खुलासा हुआ कि वाजे एक कॉल गर्ल को हर महीने 50,000 रुपए सैलरी देता था। इतना ही नहीं, उसने महिला को कंपनी में डायरेक्टर भी बना रखा था। महिला ने एनआईए से पूछताछ में ये खुलासा किया है। महाराष्ट्र सदन घोटाले में राज्य के मंत्री छगन भुजबल के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी बरी कर दिया गया है। छगन भुजबल के साथ साथ उनके बेटे पंकज भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल को भी बरी कर दिया गया है। छगन भुजबल पर आरोप है कि साल 2005 से 2006 के दौरान उन्होंने बिना टेंडर जारी किए ठेका के इस चमनकर एंटरप्राइजेस को दे दिया था। इसके बदले भुजबल और उनके परिवार को फायदा पहुंचाया गया था। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। ये सीटें इस्तीफे, मौत और कार्यकाल पूरा होने की वजह से खाली पड़ी हैं। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमिलनाडु में 2 सीटों, बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव होना है। आयोग ने चुनाव के वक्त कोरोना की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने वाराणसी के जिला अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। अब एएसआई अपना सर्वेक्षण नहीं कर सकती है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के जम्मू दौरे पर हैं, जहां आज राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वो इस दौरान उनसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य की मौजूदा हालात की जानकारी लेंगे। इससे पहले कल राहुल दौरे के पहले दिन माता वैष्णो के दर्शन किए। राहुल ने कटरा से माता के दरबार तक पैदल यात्रा की। राहुल गांधी ने रास्ते में श्रद्धालुओं से मुलाकात की, उनसे बात की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली। जम्मू एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान राहुल ने किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर बयान देने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव और राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा का ऐलान किया जा चुका है। इस बीच कल पश्चिम बंगाल नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात लगभग 15 मिनट तक चली। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, जिसके लिए आज ममता बनर्जी पर्चा भरेंगी। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात पर लालू प्रसाद यादव का बयान आया है। लालू प्रसाद यादव ने साफ किया कि चिराग पासवान रामविलास पासवान की बरसी का न्योता देने आए थे। तेजस्वी और चिराग पासवान के साथ आने पर कहा कि इस मौके पर वो कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। वहीं चिराग पासवान ने भी कहा कि वो लालू का आशीर्वाद लेने आए थे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की पत्नी और बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। ये कार्रवाई दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन वाले केस में की गई है, जहां पर राणे की पत्नी नीलम ने 25 करोड़ का कर्ज लिया था। वहीं उनके बेटे नितेश ने 40 करोड़ का कर्ज लिया था। लुकआउट नोटिस में दोनों के देश छोड़ने की आशंका जताई गई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जबरदस्त हिंसा हुई है। बीजेपी और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की वारदात हुई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही सीपीएम के मुख्यालय में भी उत्पात मचाया। ये बवाल तब बढ़ा जब बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री मणिक सरकार के शासन में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का विरोध करने सड़क पर उतरे थे। सीपीएम कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हुई। सीपीएम ने आगजनी और हिंसा का आरोप बीजेपी पर लगाया है। मैक्सिको में तुला नदी में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। मूसलाधार बारिश के बाद मध्य मैक्सिकन राज्य हिडाल्गो के एक अस्पताल में 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 40 से अधिक मरीजों को आपातकालीन सेवा कर्मियों ने सुरक्षित निकाला। स्थानीय मीडिया ने बताया
कि बाढ़ के बाद अस्पताल में बिजली कटौती की वजह से मरीजों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 16 मरीज कोरोना से संक्रमित थे। मैक्सिकन सरकार के मुताबिक तुला नदी में आई बाढ़ की वजह से 2000 घरों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने सभी लोगों से सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की अपील की है। जंगल की आग से स्पेन भी बेहाल है। यहाँ के दक्षिणी रिजॉर्ट एस्टेपोना शहर से लगभग 500 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यहाँ 250 से ज्यादा दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन तेज हवाएं जंगल में लगी आग को और भड़का रही हैं। यहाँ के मौसम विभाग ने बताया कि भौगोलिक कारणों की वजह से भी आग पर काबू पाना कठिन हो रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने आग के और भड़कने की चेतावनी दी है। स्पेन में अगस्त के आखिरी तक जंगल की आग ने करीब 75,000 हेक्टेयर क्षेत्र के जंगल को तबाह कर दिया है। मलागा प्रांत का एस्टेपोना शहर पर्यटकों के लिए काफी लोकप्रिय है, लेकिन जंगल की आग की वजह से यहाँ सन्नाटा पसरा है। यूरोपीय देश उत्तर मैसेडोनिया में कोविड-19 के एक अस्थायी अस्पताल में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई। आग देर रात पश्चिमी शहर टेटोवो में लगी, जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद ये अस्पताल खोला गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों को राजधानी स्कोप्जे के एक अस्पताल में ट्रांसफर किया गया है। प्रधानमंत्री जोरनजेव ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर एक विस्फोट के बाद आग लगी। उत्तर कोरिया ने बड़े धूमधाम से अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। इस बेहद खास मौके पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन भी मौजूद रहे। किम जोंग उन क्रीम रंग का सूट पहने हुए थे और वो सैनिकों के साथ दर्शकों का बालकनी से अभिवादन करते दिखे। इस दौरान उत्तर कोरियाई सैनिकों ने जमीन से लेकर आसमान तक अपनी ताकत की नुमाइश पेश की। दो दिन पहले इजराइल की जेल से 6 फिलिस्तीनी कैदियों के भागने की खुशी में फिलिस्तीनियों का जश्न लगातार जारी है। उनके समर्थन में फिलिस्तीनियों ने जमकर आतिशबाजी की। इतना ही नहीं, फिलिस्तीनियों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर इन कैदियों का समर्थन किया, तो वहीं इजराइल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। फरार 6 बंदियों में से 5 इस्लामिक जिहादी आंदोलन से जुड़े हुए थे और एक फतह पार्टी का पूर्व कमांडर था। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर इजराइल के सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ग्रीन पीस के कार्यकर्ताओं ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में यूरोपियन सेंट्रल बैंक के सामने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिल्डिंग के सामने बर्फ से फ्यूचर शब्द बनाया था, जो धीरे धीरे पिघलता नजर आ रहा था। इन तस्वीरों के जरिए प्रदर्शनकारी ये संकेत दे रहे थे कि बर्फ पिघलने की वजह से दुनिया खतरे में है। ऑस्ट्रेलिया सरकार सिडनी में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद कोरोना वायरस प्रतिबंधों में ढील देने की योजना बना रही है। सिडनी में कैफे, रेस्टोरेंट, पब और जिम को अक्टूबर के मध्य तक खोला जा सकता है। शहर में 70% लोगों के वैक्सीनेशन के बाद सरकार लॉकडाउन में ढील दे सकती है। स्पेन के कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर 34 अफ्रीकी प्रवासियों को अटलांटिक महासागर से बचाया और बाद में उन्हें ग्रैंड कैनरिया के बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचाया। इनमें 9 महिलाओं समेत 3 बच्चे भी शामिल थे। इस साल अब तक 9,255 प्रवासी अफ्रीकी तट से कैनरी द्वीप समूह की खतरनाक यात्रा कर चुके हैं। ऑस्कर विजेता और अमेरिकी अभिनेत्री जेनिफर लॉरेंस की प्रवक्ता ने बताया कि अभिनेत्री गर्भवती हैं। वो पहले बच्चे की मां बनेंगी। पहले पीपल पत्रिका ने इसकी जानकारी दी थी। बाद में लॉरेंस के प्रवक्ता ने ट्वीट कर खबर की पुष्टि की। लॉरेंस 2015 और 2016 में दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री थी।